तो सॉलिड स्टेट चैप्टर का पूरा डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग पॉइंट शुरू कहां से करेंगे, जो आपका डिलीटेड पार्ट है, जरा इसको देख लो जरा एक बार ध्यान से, ठीक है। मैं आपके लिए ये जूम कर देता हूं। जो ऑफिशियली डिलीटेड पार्ट है आपका वो 1.2.1, मतलब कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिस्क्रिप्शन, एमॉर्फस सॉलिड का डिस्क्रिप्शन। नाउ द स्टूपिड पार्ट ऑफ योर महाराष्ट्र बोर्ड, whoever has made this, I don't know why they have made it like this, they have cancelled the paragraphs, they have put the paragraph का, that crystalline solid का paragraph cancelled, amorphous solid का paragraph cancelled, but जो distinguish है वो यहां लिखा नहीं है कि cancelled में। समझ रहे हो, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का डिस्टिंग्विश का एक टेबल है ना, वो यहां नहीं लिखा है, तो वो अपन पढ़ेंगे बस, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है, ये पूछ सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? तो इसीलिए बहुत स्पेसिफिकली जो इन्होंने पैराग्राफ्स बोले, अपन वो पैराग्राफ कैंसिल कर देंगे रिवीजन के वक्त या डिस्कशन के वक्त, लेकिन जो इन्होंने नहीं बोला अपन वो मेक श्योर करेंगे कि अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले क्या है, देखो ये वाला, सॉरी आपके टेक्स्ट बुक का अमॉर्फस इन्होंने बोला पूरा कैंसिल कर लो, ठीक है, ये पूरा कैंसिल कर लेंगे अपन, अमॉर्फस वाला पार्ट, ठीक है। फिर आपका क्रिस्टलाइन वाला पार्ट कौन सा था, दैट इज दिस, मतलब डिस्क्रिप्शंस आर कैंसल्ड फॉर क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। बट आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ ये, ठीक है, और इसका वो वीडियो भी दिया है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। पढ़ते वक्त आपको इसको अवॉइड करना है, इज इट क्लियर? थिंग दैट्स कैंसल्ड इज 1.7.3, दैट इज पैकिंग ऑफ सीसीपी लैटिस। अगेन ये मैंने आपको थियरी पढ़ाते वक्त पूरा का पूरा डिटेल में करवाया है, इसका डेरिवेशन लिखवाया भी है, वर्ड ऑफिशियली ये डिलीटेड है। पैकिंग इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूं, मतलब जेन्युइनली वो पकड़ेंगे मेरे को आके, बट घोचू है जिसने बोला, उसने पैकिंग ऑफ बीसीसी रखा, पैकिंग ऑफ सिंपल क्यूब रखा, सिर्फ एफसीसी कैंसिल किया। क्या लॉजिक है? बट किया है, ठीक है, चलो। जो बच्चा 2 पढ़ लेगा वो तो 3 भी पढ़ लेगा यार, लेकिन है कैंसल्ड है, चलो अच्छी बात है। जो है कैंसल्ड है, होने दो कैंसिल। टेबल 1.3 कैंसल्ड है, डिलीटेड है, टेबल कैंसल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी स्पेसिफिक, रीड द डिलीटेड सिलेबस। टेबल 1.4 पॉइंट नंबर 3 ओनली इज कैंसल्ड। हाउ स्टूपिड, ओनली दिस लिखा है वहां पे। टेबल 1.3 पॉइंट नंबर, सर टेबल 1.4, टेबल 1.4 पॉइंट नंबर 3 इज कैंसल्ड, ठीक है। देन 1.9 एंड 1.10 पूरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैंसल्ड है। चलो इस पे भी आ जाते हैं। मतलब टेक्निकली वो इस चैप्टर से आपको, ये तो वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि वो घूम फिर के तुमको पूछेगा डिफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चंक बचा है जिसमें से कुछ हटाया नहीं है, ठीक है। तो इतना देखो दिमाग लगा लो बच्चों कि वो तुमको डिफेक्ट्स के बारे में कंफर्म पूछने वाला है। समझ रहे हो बात को? ये गारंटीड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पूरी कैंसल्ड हो गई, और आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पूरी कैंसल्ड हो गई। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में दे हैव अगेन, सी रीड दिस थिंग केयरफुली, द डिलीटेड सिलेबस। 1.9 पैराग्राफ 1.9 यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन कैंसल्ड है, बट सेमीकंडक्टर्स फिर भी पूछ सकता है। पी टाइप और एन टाइप जो अपन ने किए हुए हैं, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़े, उनको वापस अपन डिस्कस कर लेंगे आज। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूरा कैंसल्ड है ये, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंटायरली इज कैंसल्ड। बट हमने डी ब्लॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वैसे भी एकदम डिटेल में की हुई है, क्या पैरामैग्नेटिक होता है, क्या फेरोमैग्नेटिक होता है, ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो ये तो हुआ अपना डिलीटेड पार्ट। अब आते हैं चैप्टर के डिस्कशन पे। चैप्टर के डिस्कशन पे आते हैं फटाफट। विल डिस्कस द एंटायर टॉपिक इन शॉर्ट। क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ते हैं भाई? पहली बात तो भाई सॉलिड स्टेट क्या है और सॉलिड स्टेट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है ना।
तो सॉलिड स्टेट की बेसिक प्रॉपर्टीज यानी कि वो हार्ड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑल दोज आर जेनरिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यस, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है आपको पहले ही कि भाई व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एक ये सिंपल जनरल क्वेश्चन बन जाता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि एसएक्यू में पूछेंगे बच्चों। तो ये बेसिक आपको एक प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन मिल जाएगा और तुरंत इसके बाद में क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस कैंसल्ड है पैराग्राफ फॉर्म में, बट द डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस विच इज हियर, यू विल सी which is there in your question bank. There is a question in your question bank that is distinguish between crystalline and amorphous solids, which is still probably going to be asked. It's a very probable question. Okay, because in your entire syllabus of chemistry आपके पास गिन के 5 या 6 distinguished questions हैं, स्पेशली जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है उनमें से, और एक क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट श्योर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनका डेफिनेट शेप होता है, अमॉर्फस वालों का डेफिनेट शेप नहीं होता। क्रिस्टलाइन वालों का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमॉर्फस वालों का एक रेंज होता है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जनरली आपके आयोनिक होते हैं, और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो कैसे, जैसे कि ग्लास वगैरह, दोज आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन में एनाइसोट्रोपिक होते हैं और अमॉर्फस वाले आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। अगेन एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक आर टू इंपॉर्टेंट definitions that they can ask you in your theory paper. ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस काफी इंपॉर्टेंट आपका डिस्टिंग्विश क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्लासिफाई सॉलिड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगेन प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट इट इन टैब्यूलर फॉर्म लाइक दिस, इन चार्ट फॉर्म ओनली बच्चों। ठीक है ना। आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, आपकी डाइजेस्ट या उत्तम या कोई भी और मार्वल जो बुक आप रेफर कर रहे हो, प्लीज आप मत करो। जो मैंने यहां पर आपको चार्ट लिख के दिया है, आप इज्जत से प्लीज उतना ही बनाओ। ठीक है। सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन आएगा तो क्या दो टाइप के सॉलिड्स आप क्लासिफाई करेंगे, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में 4 फर्दर टाइप्स रिवाइज कौन से हैं? मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक। आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएंगे तो आपका रिवीजन होते जाएगा। क्रिस्टलाइन में कौन से 4 टाइप्स हैं? मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवैलेंट और मेटालिक। मॉलिक्यूलर में फर्दर 3 टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। सिंपल, ये इतना आपका हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन बैंक एज वेल एज योर टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस। उसके बाद 2 ये चिंदी डेफिनेशन है, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। कोई बहुत बड़ा ये नहीं है इसमें, ये आपको सिंपल डेफिनेशन क्वेश्चंस है। व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर नॉट डिलीटेड, सो ऑब्वियसली दे कैन आस्क यू इन योर 1 मार्क क्वेश्चन एज डेफिनेशंस। ठीक है। अगर एक से ज्यादा फॉर्म्स होंगे तो पॉलीमॉर्फिक है, और अगर एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ही क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोई सब्सटेंस, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे कि NaF और MgO, NaNO3 and CaCO3, these pairs examples can be asked in your in your objective questions or your MCQ questions in your theory paper. ठीक है। आपको बोलेगा कि भाई आइसोमॉर्फिज्म का डिफाइन विद एग्जांपल्स या पॉलीमॉर्फिज्म का डिफाइन विद एग्जांपल्स। मैंने आपको एग्जांपल्स भी यहां पर मार्क करके दिए हुए हैं कि कौन से सॉल्ट्स हैं जो आइसोमॉर्फिक हैं और कौन से सॉल्ट्स हैं जो पॉलीमॉर्फिक हैं। ठीक है। सॉल्ट्स बोल लो या कंपाउंड्स बोल लो, एक ही बात है यहां पे, क्योंकि ये सारे आयोनिक है ना। फिर कैल्साइट का क्रिस्टल है पॉलीमॉर्फिक में, अल्फा क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज आपको पता ही है, ऑलरेडी बताया हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली इलास्टिक सब्सटेंसेस। ये हुआ हमारा पॉलीमॉर्फिक का। पॉलीमॉर्फिज्म अगर एलिमेंट्स में होता है तो एलोट्रोपी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एसएक्यू। डिस्क्राइब द एलोट्रोपी सीन इन कार्बन। ये आपका 2 मार्क का एसएक्यू आता है बच्चों। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, राइट। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन के ऊपर शॉर्ट नोट आपको कई बार पूछी जाती है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जहां पर आपको
कार्बन के, स्पेसिफिकली कार्बन के एलोट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके 3 अलग अलग फॉर्म्स है किसके, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इज दैट क्लियर? फुलरिंग को हम लोग बकी बॉल्स भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। ओके, उसके बाद क्रिस्टलाइन का हमने सब क्लासिफिकेशन ऑलरेडी देख लिया, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, मेटालिक एंड ऑल दोस। जनरल प्रॉपर्टीज है, दिस यू कैन जस्ट रीड, नो नीड टू रट्टा मारो दिस, नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस, टू बी ऑनेस्ट। कोई आपको ये नहीं पूछने वाला राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स, ये कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स को जायंट सॉलिड्स बोलते हैं या नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं, ये पता होना चाहिए, बट इसके अलावा ये सब रटने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रीड थ्रू दिस। इफ यू वांट आई विल राइट इट हियर, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप ये पार्ट्स को सिर्फ क्या कर लो, ये पार्ट्स को आप सिर्फ रीड कर लो। ठीक है, इतना स्पेसिफिक मैं लिख के दे रहा हूं भैया कि क्या रीड करना है और क्या लर्न करना है। आई होप इतना तो कर पाओगे बच्चों, राइट? ओके, again molecular crystals, metallic crystals, these are all you can just read through them. Don't waste your time in sitting and like learning the properties as such. ठीक है, just read through the properties. Your focus is on specific questions. Again I'll repeat, start से define solid क्या होता है, उसको classify कैसे करना है, और crystalline amorphous का differentiating factor क्या है, और polymorphism, isomorphism का definition और एलोट्रोपी का शॉर्ट नोट। यहां तक हमने क्वेश्चंस बात की। उसके बाद मैंने आपको बोला ये जो बाकी पार्ट्स हैं इनको आप अभी तक जो है रीड कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये जो टेबल है इसके ऊपर। अगेन आई हैव रिटन ऊपर क्या लिखा है मैंने, जस्ट रीड द टेबल। Nobody is going to ask you to compare the properties of all 4 types of crystalline solids. That is not going to happen. Don't worry. इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, 4 मार्क का क्वेश्चन में भी ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है ना? तो जो मैंने आपको बोला ऊपर पैराग्राफ्स में रीड करने को, वही यहां पे टेबल फॉर्म में दिया। अगेन क्या करेंगे, आप सिर्फ इसको गो थ्रू करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, बढ़िया। ये जो है नेक्स्ट पार्ट, यूनिट सेल, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका गारंटीड है कि आएगा। ठीक है, जैसे कि डिफाइन यूनिट सेल, ये आपका गारंटीड क्वेश्चन है। डिफाइन द यूनिट सेल, 1 मार्क के लिए ये आएगा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, अब आप अगर अपनी कोई भी गाइड वाइड या कोई और ऐसे जो मार्केट में मिलती है वो बुक खोलोगे तो वहां पे आपको लंबे चौड़े आंसर मिलेंगे और उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज अलग होगी टेक्स्ट बुक से। आपने यहां से ही पढ़ा है पहले भी, तो यहीं से पढ़ो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड। आप इसमें से लर्न करेंगे और मैंने आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मार्क करके दिया है, आप उतना ही लर्न करेंगे बच्चों। आई होप दैट इज क्लियर, है ना? यूनिट सेल के बारे में जरा डिस्कस कर लें। क्या होता है यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। आपकी लर्निंग भी ऐसी होनी चाहिए कि अच्छा हाँ मैंने लिया, ओके, मैंने सीधा सीधा सामने सामने डेफिनेशन लर्न करके खत्म कर दिया। तो आप जब, हमेशा बच्चे पूछते हैं सर चैप्टर प्रिपेयर कैसे करूं, ऐसे ही तो होता है चैप्टर प्रिपेयर। तुमने चैप्टर लिया, अच्छा हाँ मार्किंग की हुई है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, मैंने लर्न किया, खत्म। और कैसे होता है भैया चैप्टर प्रिपेयर, राइट? तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब कि एक ही यूनिट जो है जो बार बार रिपीट होगा, एक शेप बार बार रिपीट होगा, वो यूनिट सेल है। ठीक है, हम लोग कौन से टाइप के यूनिट सेल से डील करते हैं? हमेशा क्यूबिक वाले। हमारे सिलेबस में कौन से टाइप के यूनिट सेल है बच्चों? क्यूबिक वाले। और वो कैसे टाइप के क्यूब्स है? देखो, पहला है प्रिमिटिव क्यूब या फिर सिंपल क्यूब। पहला है प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूब, जिसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। क्या याद रखना है? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। मैंने आपको डायग्राम बना के ये दिखाया हुआ है कि अगर सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे तो क्या होगा? वो प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूब होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा कि कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही, पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ही, बरोबर है। वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर, मतलब इन एडिशन टू कॉर्नर, कॉर्नर के पार्टिकल्स के अलावा सेंटर में एक अक्खा बड़ा पार्टिकल प्रेजेंट है। करेक्ट? ये ऐसा, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब, है ना? देन यू हैव फेस सेंटर्ड क्यूब। यहां पे क्या है? ईच फेस विल हैव पार्टिकल्स,
ईच फेस विल हैव पार्टिकल इन एडिशन टू कॉर्नर, मतलब कॉर्नर वाला तो रहेगा ही, हर फेस पे रहेगा। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं, है ना। और बेस सेंटर्ड मतलब एनी 2 ऑपोजिट फेसेस में होगा। बेस सेंटर्ड के ऊपर अपने को क्वेश्चंस नहीं आते, बट टाइप्स में आपको लिखना पड़ेगा, 4 टाइप्स, 2 मार्क के लिए 4 टाइप लिखने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? बेस सेंटर्ड में क्या होता है? एनी 2 ऑपोजिट फेसेस, राइट बच्चों। डायग्राम्स काफी सिंपल है, डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। क्यूब, ऑल ऑफ यू नो हाउ टू ड्रॉ क्यूब एंड हाउ टू ड्रॉ द पार्टिकल्स इन द कॉर्नर, राइट। अच्छा, विच डायग्राम्स आर यू गोइंग टू ड्रॉ? ये भी स्टूपिड क्वेश्चन आता है, सर इसमें कौन सा वाला बना है? तो भाई ये वाला बनाओ, ओनली दिस वन, ना फर्स्ट वाला ना थर्ड वाला, कुछ नहीं, ये वाला बनाना है। इज दैट अंडरस्टूड? इतना स्पेसिफिक बता रहा हूं कौन सा ड्रॉ करना है, मार्क करके रख लो। अगर क्वेश्चन आया टाइप्स ऑफ क्यूब या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो ये वाला ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ठीक है। 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस डायरेक्टली कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज। नेक्स्ट है क्रिस्टल सिस्टम। 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस, जिसको हम लोग ब्रावे लैटिसेस बोलते थे, याद होगा, इसको हम लोग 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस। अच्छा, यूनिट सेल मतलब क्रिस्टल लैटिस, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री का मतलब क्या था, वर्ड क्या यूज किया था हमने? क्रिस्टल लैटिस। और ये क्रिस्टल सिस्टम, ये जो पूरे सिस्टम्स हैं, ये कितने वैरायटीज के थे हमारे पास? 14 डिफरेंट वैरायटीज कॉल्ड ब्रावे लैटिसेस। इनकी सिस्टम की जो डिटेल्स हैं वो आपको एक टेबल में दी हुई है, जिसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो, ब्रावे लैटिसेस ऑन पेज नंबर 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। जिसमें से क्यूबिक तो हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, ये तो है ही हमारे सिलेबस में, अभी मैंने बताया सिंपल बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, वो तो हम करते ही हैं, हमने किया हुआ है। उसके अलावा ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। So all 7 varieties and their subtypes can be asked in MCQs and MCQs only. Is that understood? तो ये पूरा टेबल आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब आप पूछोगे सर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है, तो आपको वो क्या पूछ लेगा, वो ये बोलेगा भाई ऑर्थोरोम्बिक में A, B और C का बीच, A, B और C के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो आप बोलोगे ठीक है, A, B और C, आपको डायग्राम देख के समझ रहा है कि A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, ऐसा रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है? मतलब 3 साइड्स में से 2 इक्वल है, तीसरी अनइक्वल है, पर सारे के सारे एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? सारे के सारे एंगल्स कैसे हैं? 90। तो आपको ये करना है यहां पे, तो आपको थोड़ी सी मेहनत, 5 मिनट की मेहनत करनी पड़ेगी कि ऑर्थोरोम्बिक में आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों? आप ये देख पा रहे हैं कि A इज इक्वल टू B विच इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब सारे एंगल्स आर इक्वल टू 90। क्या ये बात समझ में आई? है ना? क्यूबिक में क्या हो रहा था? साइड सारे सेम थे और एंगल्स भी सारे सेम थे। आपको ये ऐसे लिख लेना है, 5 मिनट निकालने और ये सारे जो पैरामीटर्स है वो लिख लेने। आपको ये पैरामीटर्स वो एमसीक्यू में पूछेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो जब चैप्टर पढ़ रहे हो, पेंसिल लेके बैठो, वहां पे पैरामीटर्स लिखो और उसमें से एमसीक्यूज के पॉइंट्स को याद रख लो। सिंपल, दैट कवर्स योर लैटिसेस। उसके अलावा आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं, कुछ ये टाइम पास नहीं करना है। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डायग्राम्स ऑन दिस। ओके ओके, चलो अगला है हमारा फंडा ऑफ क्यूबिक सिस्टम के डिटेल्स। तो ये 7 टाइप जो हमने ब्रावे लैटिसेस 14 टाइप्स, तो वो तो देख लिया, एमसीक्यूज में आएंगे। क्यूबिक सिस्टम के हम डिटेल्स पढ़ेंगे, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है? नाउ ईच वन हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ईच वन हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल क्यूब में सारे पार्टिकल्स कहां पे हैं? कहां पे लोकेटेड है बच्चों? ओनली एट द कॉर्नर्स। बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस बॉडी, फेस सेंटर में कॉर्नर प्लस फेस। ठीक है, अब इनके डेरिवेशन आपको आते हैं। इनमें से एक डेरिवेशन आप कंफर्म बोल सकते हो कि आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपको डेरिवेशंस दिखा देता हूं, मैंने लिखे हैं ना, हाँ ये रहे।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पे जो z लिखा है, z क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया इस लेक्चर के कि एफसीसी वाला उन्होंने डिलीट कर दिया है। एफसीसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फंडा उन्होंने आपके सिलेबस में से क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है। तो हम पहले दो पे फोकस करेंगे, ठीक है। सिंपल क्यूब में z इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है और उसकी आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूब में पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 1/8 एट ईच कॉर्नर, और ऐसे 8 कॉर्नर्स है। कितने पार्टिकल्स होते हैं? देखो यहां पे 1/8 एट ईच कॉर्नर एंड ऐसे 8 कॉर्नर्स है, देयरफॉर z इक्वल टू 1। समझे? जैसे ऐसा हम निकालते हैं ये, ओके। हमको पता है z इज इक्वल टू 1, हमें मालूम है कि r इज इक्वल टू a/2। नाउ प्लीज रिमेंबर r का टेबल कैंसिल किया हुआ है, बट उसी को डेरिवेशन में यूज किया और ये कैंसिल नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द स्टुपिडिटी ऑफ द होल डिलीटेड सिलेबस थिंग, ठीक है। आई नो यू मस्ट बी फाइंडिंग इट फनी ऑल्सो कि क्या तो चल रहा है मतलब, बट है रियलिटी ऐसी है कि पार्टिकल का नंबर है यहां पर सिंपल क्यूब में 1, रेडियस है a/2। a क्या है? साइड। क्यूब के साइड का लेंथ कितना है? a, तो रेडियस कितना है? a/2। अब उसके हिसाब से आपने डिराइव करना है। नाउ दीज डेरिवेशंस यू कैन से कि आर ऑलमोस्ट श्योर टू बी आस्क्ड इन योर थियरी पेपर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। ये दोनों डेरिवेशन मैंने एज इट इज लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड लिख के दिए हैं। अगर आपको आप मतलब घोचू भी हो तो भी ये एज इट इज छाप के भी आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। छाप के भी आओगे तो नंबर मिलेंगे, तो इसलिए प्रॉपर देख लो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ऑलवेज ए क्यूब, यस। देन टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अब इसमें कितने स्फीयर थे, कितने पार्टिकल थे सिंपल क्यूब में? एक ही। उसका स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। आर की जगह पे a/2 को सब्सटीट्यूट करो, वैल्यू मिलेगी, उससे आपको मिल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, कितनी वॉल्यूम ऑलरेडी अवेलेबल थी। पार्टिकल ने ऑक्यूपाई की पाई a³/6, कितनी अवेलेबल थी? a³। तो पाई a³/6 डिवाइड बाय a³ कैंसिल हो जाएगा। पाई/6 इंटू 100, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 यानी कि 3.14। कैलकुलेशन करो, आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी 52.4% फॉर सिंपल क्यूब। इज दैट अंडरस्टूड? यस। सेम एग्जैक्ट फंडा अपना यूज होगा किसके लिए? बॉडी सेंटर क्यूब के लिए। डिफरेंस क्या है? फॉर बॉडी सेंटर क्यूब द रेडियस वैल्यू इज √3/4a। रेडियस का वैल्यू क्या है? √3/4a। अगेन यहां पर फंडा सेम रहेगा। हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेंगे, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स है? 2 पार्टिकल्स। कैसे? कॉर्नर का एक है और बॉडी सेंटर का एक है, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू 2। समझे? ऐसा किया हमने, है ना। फेस सेंटर का डेरिवेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो देन यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि अच्छा ये तो डेरिवेशन तो नहीं पूछे क्योंकि क्लियरली कैंसिल्ड। ओके, तो पहले दो के हमने डेरिवेशंस देख लिए, इंटू 100 किया तो आपका परसेंटेज में पैकिंग स्पेस आ गया, और 100 में से माइनस किया तो वॉइड स्पेस आ गया, यानी कि खाली स्पेस, है ना। ओके, तो अगेन दिस पार्ट यू कैन जस्ट रीड एंड इग्नोर बिकॉज ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने अभी बता दिया ये आप कहां पर यूज करने वाले हो। 1/8 पार्टिकल है और ऑल दोस थिंग्स। कितने पार्टिकल्स है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन एज सच नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ रीड करके इसको छोड़ दो। उसके बाद डिराइव कर लिया हमने आपका ये अपना पैकिंग एफिशिएंसी भी डिराइव कर लिया, पैकिंग परसेंटेज। ओके, देन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, क्या बन सकते हैं। तो पैकिंग में आपको एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, सिर्फ एक आपके क्वेश्चन बैंक में। टेक्स्ट बैंक में पैकिंग के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब पैकिंग मैंने से मतलब 1D 2D 3D पैकिंग। क्वेश्चन बैंक में एक है, इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर हाउ आर द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर अरेंज्ड। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में है पैकिंग के रिलेशन में।
तो जब आप पैकिंग इन 1D 2D और 3D की बात कर रहे हो, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ उसका आइडिया दे दूं क्या बोल रहा है वो। सिंगल लेयर मतलब एक प्लेन में या एक सिंगल डायमेंशन में पैकिंग कर रहे हो, या फिर 2 डायमेंशंस में पैकिंग कर रहे हो यानी प्लेनर फॉर्म में, या 3 डायमेंशंस में पैकिंग कर रहे हो यानी कि आप क्यूब या ऑर्थोरोम्बस या ये सब बना रहे हो, है ना। अब इसके ऊपर अगेन जनरली अगर आप देखो आपके ना ही टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं ना ही क्वेश्चन बैंक में है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में दैट इज स्पेसिफिकली डीलिंग विद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट। तो इसको आप मार्क करके रखो बच्चों फॉर एसएक्यू फॉर 3 मार्क्स। इन योर क्वेश्चन बैंक दिस इज एन एसएक्यू फॉर 3 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना कि 3 मार्क के लिए ही है, तो आपको अच्छे खासे इसमें पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैक में रो वाइज पैकिंग उसने आपको क्वेश्चन पूछा है, फिर से देख लो। हेक्सागोनल क्लोज पैक में क्या पूछा है, एचसीपी में रो वाइज पैकिंग मतलब स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो कैसे अरेंज्ड हैं, राइट। अगेन मार्किंग यहां पे हमने की हुई है, जरा इसको डिस्कस करते हैं क्या क्या होने वाला है। यहां पे फर्स्ट रो को अपन बोलेंगे ए टाइप और सेकंड रो को बोलेंगे अपन बी टाइप। समझ में आ रहा है? फर्स्ट रो को अपन बोलेंगे ए टाइप, सेकंड रो को बोलेंगे अपन बी टाइप रो, ठीक है। और जो थर्ड रो है दैट विल बी प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट इट इज अलाइंड विद द फर्स्ट रो। नाउ प्लीज mark this sentence that you're going to write in your answer. Placing the third row in contact with the second row gives rise to an arrangement in which spheres in third row are aligned with spheres in first row. थर्ड रो के जो स्फीयर्स हैं वो फर्स्ट रो की तरह ही हुए, यानी थर्ड रो भी किस टाइप की बन गई, ए टाइप की बन गई। सिमिलरली फोर्थ विल बी अलाइंड विद सेकंड यानी बी टाइप, तो ए बी टाइप 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट बन गई। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक एचसीपी की 2D अरेंजमेंट कैसी होती है, ए बी टाइप की होती है, ठीक है। अब जब इसमें आप 3D करने जाओगे, जब 3D करने जाओगे तो क्या होगा। अच्छा हाँ, बाय द वे ए बी टाइप बन गई इसलिए यहां पर हेक्सागोन बनेगा और इसलिए इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक बोलते हैं, तो ठीक ही है, मालूम है आपको। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, ये एमसीक्यू के लिए मार्क करवाया हुआ था 6, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैक आपका ये 2D में हो गया, ठीक है, जहां पे आपने थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड लगाया, ए बी टाइप। This is one part of your answer. Now come to this continuation. यहां पे आप देखो ध्यान से। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक में उसने आपको क्या पूछा है, व्हाट इज हैपनिंग इन एचसीपी एंड हाउ आर द लेयर्स अरेंज्ड, है ना। तो आपको 2D और 3D दोनों लिखना पड़ेगा। क्या ये बात भेजे में जा रही है आप लोग के? इसके पहले वाला पैराग्राफ जो मार्क किया वो 2D था, ये वाला पैराग्राफ जो है वो 3D है, और आप दोनों कंबाइन करके एक आंसर बनाएंगे। तो जब आप लर्न कर रहे हैं तो आप दोनों पैराग्राफ्स में से मार्क्ड चीजों को लर्न करेंगे। आई होप आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस, देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट, गुड, ओके। तो एचसीपी का 3D कंटिन्यूएशन में यहां लिखा है, टू जनरेट अ क्लोज पैक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंज्ड आर layers are arranged in a particular manner. Spheres of second layer are placed in the depression of first layer. If the first layer is A, second layer is B. ठीक है। Now आगे क्या करना है? Triangular voids that are covered by the spheres of the second layer generate a tetrahedral void. Triangular voids of the first layer above them, they will have an octahedral void. ठीक है। Now what you do? आगे जो थर्ड लेयर आपको डालना है उसके भी 2 तरीके हैं, थर्ड लेयर के भी 2 तरीके। वन वे ऑफ डूइंग इट, वन वे इज अलाइन द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर विद द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, यानी कि इसको क्या बनाएंगे, ए या बी। थर्ड वाला फर्स्ट से मैच करेगा तो क्या बनेगा, ए, तो रिजल्टिंग पैटर्न क्या होगा, ए बी। समझा? पहले हमने 2D में ए बी किया, ये वाला क्या है
3D में AB AB है, समझा कि नहीं समझा? This arrangement is called hexagonal close pack, of course. The second way is that we cover the octahedral voids with the sphere of the third layer. इसमें थर्ड लेयर ना ही फर्स्ट से मैच किया ना ही सेकंड से मैच किया, कंप्लीटली अलग हो गया. In such a case, spheres of third layer do not align with second or first. The third layer is therefore called C layer, and now this pattern is called ABC, ABC, and now this will become cubic close pack structure. Understood? ये पूरा जो मैंने अभी मार्क किया, ये पूरा मिला के आपका एक आंसर बनता है 3 मार्क का. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई नो, बिकॉज 3 अलग अलग पैराग्राफ्स में से पॉइंट्स लेने हैं. जब आप लर्न कर रहे हो तो आपको ध्यान से HCP के लेयर वाइज अरेंजमेंट के 3 पैराग्राफ में से पॉइंट्स लेके आंसर बनाना है. इज दैट अंडरस्टूड? बट आई वुड स्टिल रिपीट माय प्रीवियस स्टेटमेंट. Make sure that you use the textbook language only. Is that clear? Right? If you look at this particular answer in your guide or your other books, it is overcomplicated. It is overcomplicated. So please don't do that. Take 5 minutes, write down these points in one sheet of 1 page or whatever, and learn from there. That is much better and much more convenient. Okay? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 98% क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स हैं. 1-2 आंसर्स डायरेक्ट नहीं है, उसके लिए हड़बड़ा मत जाओ और हवा मत करो, ड्रामा मत करो. कहां से पढ़ूं, समझ में नहीं आ रहा, ओवर एक्टिंग मत करो. उसके लिए दे रहा हूं आंसर. 2-3 पैराग्राफ जमा करके आंसर बना लोगे तो मर नहीं जाओगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. उसके लिए नई बुक खरीदने मत जाओ, 21 सेट और गाइड और फलाना डिप्चा खरीदने मत जाओ अभी. ठीक है ना? 2 आंसर के लिए. ओके. तो ये हुआ आपका पैकिंग का पार्ट. पैकिंग में से सिर्फ इतना ही पूछा है और यही क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में भी यही है, टेक्स्ट बैंक में भी इतना ही है पैकिंग के बारे में. इतना ही लर्न कर लो. ओके. बाकी सारा पैकिंग का पार्ट यू कैन रीड एंड इग्नोर. ठीक है. 1D 2D वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ठीक है. रीड, इग्नोर. चलो, उसके बाद आते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेंसिटी एंड यूनिट सेल एज length. Now we've already done this particular formula. इसके बारे में हमने फॉर्मूला जो है उसको डिस्कस किया हुआ है पहले भी थियरी में. वापस से रिवाइज कर लेते हैं. पर ये आपका LAQ का पार्ट है. किसका पार्ट है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का पार्ट है आपके क्वेश्चन बैंक में. आपके क्वेश्चन बैंक में ये वाला जो सेक्शन, ये पार्ट है, ये एज पार्ट ऑफ एन LAQ आपको पूछा हुआ है 4 मार्क के आंसर में. दिस इज 1/2 ऑफ दैट, है ना? तो जरा इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं. अगर एज लेंथ ए है, सॉरी, अगर एज लेंथ क्या है? ए. इफ द एज लेंथ इज ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, ऑफ कोर्स. मास ऑफ वन पार्टिकल इज स्मॉल m. देयर आर n पार्टिकल्स. तो टोटल मास कितना हुआ? m इंटू n. ठीक है. डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम. करेक्ट. डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. दैट इज m इंटू n अपॉन a क्यूब, which is the density of the substance. So far everybody with me? काफी simple है. A was edge length, A cube was volume, total mass was m into n. Clear? Density is mass upon volume. ठीक है. Molar mass of the substance, capital M, is given as mass of one particle into number of particles per mole. That is m into Na. क्यों? Number of particles per mole कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर है कि नहीं? तो m को मैं स्मॉल m को बोलूं कैपिटल M अपॉन Na, राइट? सो कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस आई गेट रो इज इक्वल टू nm बाय a क्यूब Na. रिंग्स अ बेल? व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी हैव रिटन? हमने फॉर्मूला में क्या लिखा है? Zm अपॉन a क्यूब Na, है ना? Why have we written Z there? Because number of particles in a given unit cell अपने को मालूम है. सिंपल क्यूब के लिए Z कितना है? 1. बॉडी सेंटर के लिए 2, फेस सेंटर के लिए 4. है कि नहीं बच्चों? हमने ऐसे लिखा है ना, याद कर लो. Zm अपॉन a क्यूब Na. इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बनता है ना? तो ये आपको रिलेशनशिप पूछ रहा है. तो दिस इज 1/2 ऑफ दैट LAQ दैट यू कैन राइट इन द फर्स्ट पार्ट. ठीक है ना?
सेपरेटली एज अ डेरिवेशन हार्डली एवर आस्क्ड। तो अगर इस इक्वेशन में आपको कोई भी 4 पैरामीटर दिए हुए हैं तो फिफ्थ वाला आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा उसने दिया है। ओके, इससे हमारा फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। यहां तक हुआ हमारे इंपॉर्टेंट कौन से डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन एक आ गया, हमने पैकिंग एफिशिएंसी के डेरिवेशन कर लिए और हमने पूरे टाइप्स ऑफ लैटाइसेस देख लिए। यहां तक सबको क्लियर है? तो पैकिंग हुआ, उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी के हमने 2 डेरिवेशंस ऑलरेडी देख लिए। पैकिंग एफिशिएंसी का एफसीसी का डेरिवेशन उन्होंने कैंसिल किया हुआ है, वो डिलीट किया, वो फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। फिर एक टेबल था रेडियस का, वो भी कैंसिल कर दिया, उसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लो। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो किसी भी यूनिट सेल या किसी भी गिवन कंपाउंड के x ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये एक टिपिकल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है जो कंफर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत हाई चांसेस हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ये जरूर पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड है या ये मेटल है, उसके इतने ग्राम, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी दिए हुए हैं उसमें कितने पार्टिकल्स है ये ढूंढ के बताओ। इसके फॉर्मूले आपको रट्टा नहीं मारने हैं, हम एक ही फॉर्मूला यूज करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैंने आपको करके दिखाए भी हैं पहले भी, दोबारा आज रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। सो अगेन यू कैन जस्ट रीड दिस पार्ट एंड इग्नोर इट। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दीज फॉर्मूले, neither are they going to ask you directly from this particular theory. I hope that is clear. मैं पेज बाय पेज जा रहा हूं, कुछ भी मिस मत करो। लास्ट पार्ट जो है, जो आपको पढ़ना है एक्चुअली इस चैप्टर में से, वो है डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शंस। और इसमें से मैं आपको बोल रहा हूं, राइटिंग में ले लो मेरे पास से, कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गारंटीड है। गारंटीड मतलब 101% गारंटीड है। या तो डिफेक्ट का डेफिनेशन पूछेगा, या डिफेक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश पूछेगा, या डिफेक्ट्स के एग्जांपल्स पूछेगा। ये आप मेरे से राइटिंग में ले लो कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलो पेज नंबर 16 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। पहले तो डेफिनेशंस, इरेग्युलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड डिफेक्ट्स और इंपरफेक्शंस। डेफिनेशन रिवाइज करेंगे बच्चों, चलो रिपीट, क्या है? Irregularities in the arrangement of constituent particles of a solid crystal are called defects or imperfections. And don't ask the stupid question, sir definition में word by word चाहिए क्या? हाँ, definition में word by word टेक्स्ट बुक का चाहिए, डाइजेस्ट का नहीं, गाइड का नहीं, मार्वल का नहीं, टारगेट का नहीं। किसका चाहिए? टेक्स्ट बुक का चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं टेक्स्ट बुक से पढ़ना सीखो, क्योंकि आंसर की टेक्स्ट बुक से बनाई होगी, ठीक है ना। ओके, इरेग्युलरिटीज आर कॉल्ड डिफेक्ट्स, ठीक है। कैसे पढ़े भाई, कैसे बने ये डिफेक्ट्स? जब क्रिस्टलाइजेशन हो रही थी तब डिफेक्ट्स बन गए। ओके, बाकी मैंने एमसीक्यू पॉइंट्स मार्क कराए हैं, वो एंट्रेंस के लिए यूज करना। डिफेक्ट्स का सीधा आप आ जाओ टाइप्स पे, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा। डिफाइन एंड क्लासिफाई डिफेक्ट्स, या डिफाइन एंड नेम द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो डिफाइन भी करना है और नाम भी लिखना है। कैमरा मैंने 2 सेकंड के लिए हटा दिया ताकि आपको पूरा ये चार्ट दिखे। डिफेक्ट्स आर 3 टाइप्स। कौन से 3 टाइप्स बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स एंड प्लेन डिफेक्ट्स। ओके, पॉइंट डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज स्टोइशियोमेट्रिक, impurity and non-stoichiometric. Stoichiometric are also further classified as vacancy, self-interstitial, Schottky and Frenkel. Is that understood? Now classification जो है आपको चार्ट फॉर्म में प्रॉपरली लिखना है। अभी हर एक के बारे में वो आपको डिटेल में पूछ सकता है आपके पेपर में कि भाई स्टोइशियोमेट्रिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, या नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पे लिखो, या वैकेंसी पे लिखो। सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछना चाहते हो कि सर क्वेश्चन किस पे आएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप बाद में आगे मुझे जेन्युइनली बताना कि आप सही बोले थे सर, ये दोनों के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। ये मेरे से अगेन आप राइटिंग में ले सकते हो। 99% चांसेस है कि ये दोनों के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, या फिर शॉटकी और फ्रेंकल का आपको वो डिस्टिंग्विश पूछ लेगा। इज दैट क्लियर?
पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लैटिस पॉइंट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लैटिस पॉइंट्स। सिर्फ ये पॉइंट्स पे होंगे, एक पॉइंट पे होंगे तो उनको पॉइंट डिफेक्ट बोलोगे। इनकी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी बता दी, स्टोइशियोमेट्रिक वाले। यानी कि स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कब बोलेंगे? नाम से ही पता चल रहा है, when the stoichiometry of the substance remains unchanged. In short, in other words, the ratio of the number of atoms or cations and ions remains the same. Chemical formula नहीं बदलता, ratio of number of particles नहीं बदलते, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, शॉटकी एंड फ्रेंकल। हर एक चारों के अगेन डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स लर्न करने हैं बच्चों, थियरी पेपर के हिसाब से। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? इफ समथिंग इज मिसिंग, अ पार्टिकल इज मिसिंग, तो क्या होगा? वैकेंसी डिफेक्ट, है ना? इफ पार्टिकल इज मिसिंग, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव अ वैकेंसी डिफेक्ट। ये सीधा सीधा आपका हो गया डेफिनेशन। ये वाला नेक्स्ट पॉइंट जो मैं मार्क करने जा रहा हूं, ये आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में डिस्टिंग्विश। वैकेंसी में क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस एंड द डेंसिटी ऑल्सो ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस। ये मैंने एमसीक्यूज में भी बताया था, मतलब आता ही है। मास भी डिक्रीज होता है और डेंसिटी भी कम हो जाती है। भाई पार्टिकल मिसिंग है, कम ही होगी ना, सीधी बात है, राइट? ओके, देन यू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल यानी कि इंटरस्टिशियल पॉइंट्स या इंटरस्टिशियल साइट्स में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, कोई अलग पार्टिकल्स आ गए तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। अब यहां पर देखना, सेल्फ भी हो सकता है और दूसरा वाला भी हो सकता है। कि सेल्फ मतलब कि उसी सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के नई जगह आ गए। मतलब कोई नया पार्टिकल आया क्या? नहीं, सेम सॉलिड के ही पार्टिकल आए। जैसे सिल्वर का क्रिस्टल है, तो सिल्वर का ही एक एटम वहां से एक जगह से निकला और 2 एटम के बीच में जाके घुस गया, तो वो सेल्फ इंटरस्टिशियल हुआ, राइट? हाँ, तो वो सेल्फ इंटरस्टिशियल हुआ ना। अब जरा उसके थोड़ा सा इनके डिफरेंसेस समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। When some particles of a crystalline elemental solid, जब एलिमेंट में होगा तो सेल्फ इंटरस्टिशियल बोलेंगे। किसमें होगा? एलिमेंट में होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जरा फ्रेंकल पे आओ, फ्रेंकल पे आओ। फ्रेंकल में कंपाउंड है। देखो जरा, फंडा इसमें भी इंटरस्टिशियल का ही है। फ्रेंकल में भी वो जो पार्टिकल है वो जा रहा है, कहां जा रहा है? इंटरस्टिशियल, यानी 2 जगह के बीच में जो खाली जगह है ना, 2 पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह जा वहीं रहा है। बट किसमें? कंपाउंड में। गया दिमाग में? कितना इजी है। जब एलिमेंट में था तो सेल्फ इंटरस्टिशियल, जब कंपाउंड में था तो फ्रेंकल। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? गया भेजे में? कितना इजी है। दोनों केस में क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के खाली जगह में घुस गया, है ना? जब वो एलिमेंट में हुआ तो सेल्फ इंटरस्टिशियल था, जब यही चीज कंपाउंड में हुई तो फ्रेंकल था। क्या ये रिवाइज हो गया अच्छे से? समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना? यस। तो डिफाइन कर लेना है। ओके, डिफाइन कर लिया। सॉरी, ओके। तो इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है वो एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैंने जो पॉइंट्स है वो सारे मार्क किए हुए, ठीक है ना? ये एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा है? जो लैटिस पॉइंट्स पे प्रेजेंट था, मतलब ओरिजिनल ही पार्टिकल है, नया पार्टिकल नहीं है, अपना ही खुद का है, बस जगह बदल ली उसने क्या की? सिर्फ जगह बदल ली। यानी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विल चेंज और व्हाट? नो। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज प्रिजर्व्ड। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस?
कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, रिवीजन भी हो गया, पॉइंट भी समझ में आ गया, आई होप सो, है ना। चल उसके बाद आते हैं शॉर्टकी। मैंने क्या बोला, शॉर्टकी और फ्रेंकल पे आप गारंटीड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो। ये आप अभी अभी से मेरे से ये बात मान लो कि आपको इस चैप्टर में से क्रिस्टलाइन अमॉर्फस का डिस्टिंग्विश और शॉर्टकी और फ्रेंकल के डिस्टिंग्विश में से एक सवाल आने वाला है, ये मैं आपको पक्की बात बोल रहा हूं, ठीक है। और ये बात आप ध्यान में रख लेना। ओके, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होंगे क्रिएटिंग वैकेंसी। तो शॉर्टकी एक वैकेंसी का ही सब टाइप है, जैसे फ्रेंकल इंटरस्टिशियल का एक सब टाइप था, है ना। तो शॉर्टकी में स्पेशल बात क्या थी, खास बात क्या थी, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग क्रिएटिंग वैकेंसीज by a loss of cation and always accompanied by a loss of anion. This particular type of vacancy defect is called a Schottky defect. Again, if you see, there is no specific definition, there is an explanation for it, है ना। तो वो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा डिफाइन शॉर्टकी डिफेक्ट, वो पूछ सकता है, या फिर वो बोलेगा एक्सप्लेन शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आपको क्या करना है, शॉर्टकी का डायग्राम बनाना है। प्लीज मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द डायग्राम एंड डोंट आस्क मी द स्टूपिड क्वेश्चन, सर जरूरी है क्या डायग्राम बनाना। हाँ ऑफ कोर्स जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं, ऑफ कोर्स जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं, डायग्राम बनाना है, कंपलसरी, शॉर्टकी में बनाना ही है। अ पेयर्ड कैटायन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर। कब बनेगा, हाईली आयोनिक होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, एंड कैटायन और एनायन के बीच में जो साइज डिफरेंस है वो नॉट फार बिलो यूनिटी होना चाहिए। कैसा, नॉट फार फ्रॉम यूनिटी, मतलब कि 1 से बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, 1 से बहुत कम नहीं होना चाहिए। बस ये 3 आपके स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए कैटायन एनायन के साइज में। फ्रेंकल में इसका उल्टा हो जाएगा, सीधी बात है भाई, शॉर्टकी और फ्रेंकल एक दूसरे के ऑपोजिट ही है ना। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, मास डिक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज वैकेंसी है ना, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, काहे, बिकॉज कैटायन एनायन साथ में बाहर गए हैं। क्लियर, यस, समझ आ रही है, पूरा चैप्टर ऐसा ये हो रहा है। हाँ मतलब बहुत पहले पढ़ा था ना, तो रिवाइज हो रहा होगा, आई होप सो। नहीं हो रहा है तो फिर भी डिटेल में जो लेक्चर इतने लंबे घंटों घंटों के लेक्चर है वो भी दिए हैं, 2x स्पीड में देख लो उसको, ठीक है ना। पूरी प्लेलिस्ट दी है ना, सबको मिली है प्लेलिस्ट, राइट। वैसे यहां पर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, अगर आपको फिर भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि नहीं सर आपने डिटेल में जहां समझाया था वो चाहिए, तो वो तो है आपके पास, है ना, वो पूरा आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। आई वुड एडवाइज यू डोंट नीड इट ऑनेस्टली, दोज आर फॉर कॉन्सेप्ट्स ओनली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये वाला एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकी कहां देखने मिलता है, NaCl में, AgBr में और KCl में। AgBr को मैंने स्क्वायर काय को किया है, बॉक्स काय को किया है। फ्रेंकल के एग्जाम्पल में देखो AgBr में शॉर्टकी भी दिख रहा है और फ्रेंकल भी दिख रहा है, बट आपको चारों एग्जाम्पल याद करने हैं। ओके, अब आ जाओ फ्रेंकल पे। तो शॉर्टकी समझ में आ गया, कैटायन एनायन डिफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। फ्रेंकल में क्या था, इंटरस्टिशियल है, पर किस में है, कंपाउंड में। जब इंटरस्टिशियल एलिमेंट में था तो किस क्या बोलते थे, सेल्फ इंटरस्टिशियल बोलते थे, ठीक है ना। ओके, अगेन इसका भी क्या करना पड़ेगा अपने को, डायग्राम ड्रॉ करना है। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। आई एम राइटिंग लाइक एज इफ यू ऑल आर 5 year olds, बट आई होप यू ऑल फॉलो इट, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है क्या छोड़ना है वो भी बता रहा हूं, बट प्लीज फॉलो करो। वैकेंसी है, उसमें आपका कैटायन या एनायन जाके बैठ गया कंपाउंड का, तो फ्रेंकल डिफेक्ट बन गया। जनरली कौन जाएगा, कैटायन जाएगा कि एनायन जाएगा, कैटायन जाएगा। क्यों, क्योंकि कैटायन छोटा होता है। ये तो आपको स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था कि कैटायन हमेशा छोटा होता है फ्रॉम द एटम एंड एनायन हमेशा बड़ा होता है, ये तो पता ही है ना। तो कैटायन जाता है क्योंकि वो छोटा है, वो इंटरस्टिशियल साइट्स में आपको कैटायन मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, है ना। फ्रेंकल को हम लोग एक्चुअली एक तरह का वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों भी बोल सकते हैं, बट मोर टेक्निकली इंटरस्टिशियल, है ना। वैकेंसी क्यों, क्योंकि एक पार्टिकल ने अपनी जगह छोड़ी भी ना, खाली भी तो छोड़ी, तो वहां से वैकेंसी, और नई जगह वो गया खाली, मतलब स्पेस में गया, तो इंटरस्टिशियल। समझ रहे बात को,
तो ये सेंटेंस आपके एमसीक्यूज के लिए अच्छा है, क्योंकि वो पूछते ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, वैसा वाला। अच्छा, फिर कंडीशंस है, लार्ज डिफरेंस, वहां पे स्मॉल डिफरेंस है, यहां पे लार्ज डिफरेंस है, वहां पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए था, यहां पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, बट आयोनिक कंपाउंड दोनों में चाहिए माइंड यू। वहां पे भी आयोनिक था, यहां पे भी आयोनिक है, माइंड यू, क्योंकि कैटायन एनायन की बात हो रही है यार, सीधी बात है ना, तो आयोनिक ही चाहिए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज बिकॉज पार्टिकल जो है वो पूरा बाहर नहीं गया है, कोई वैकेंसी नहीं हुई है, सिर्फ उसने अपनी जगह बदली है। और क्रिस्टल कैसा है? ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगेन क्योंकि कोई पार्टिकल बाहर ही नहीं गया तो न्यूट्रल ही रहेगा ना, है कि नहीं बच्चों? और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में, बहुत मतलब बहुत सारे, देखो कितने सारे एग्जाम्पल दिए। जिंक सल्फाइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है और कैल्शियम फ्लोराइड है। इज दैट क्लियर? शॉर्टकी फ्रेंकल क्लियर है सब बच्चों को? क्या दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश आप लोग लिख पाएंगे अपने खुद से पॉइंट्स? हाँ, डोंट, फिर से बोल रहा हूं, डोंट डिपेंड ऑन एनी ऑफ योर मार्केट बुक्स फॉर द डिस्टिंग्विश, बिकॉज दे विल चेंज द लैंग्वेज एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड। जो मैंने यहां पे पॉइंट्स लिखवाए हैं, बस वो 4 पॉइंट लिख लो ना यार, 4 मिनट भी नहीं लगेगा, 4 पॉइंट लिखो एक नोटबुक में और लर्न कर लो, सिंपल है ना? ओके, क्योंकि डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आने वाला है, गारंटी है। फिर इंप्योरिटी डिफेक्ट की बात कर लेते हैं, उसमें भी 2 टाइप है, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल की बहुत वैरायटी आ जाती है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो। अभी क्लियर हो गया? इंटरस्टिशियल एलिमेंट में तो सेल्फ, आयोनिक कंपाउंड में तो फ्रेंकल, है ना? और कोई नई चीज बाहर से आ गई इंप्योरिटी, तो इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी, सही है? एकदम क्लियर हो गया? इंटरस्टिशियल के 3 टाइप है ना? इंप्योरिटी में क्या क्या था? सब्स्टिट्यूशनल था, यानी कि फॉरेन एटम्स हैं वो ओरिजिनल होस्ट एटम्स की जगह पे मिलेंगे, जैसे कि मेटल्स, अलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह, है ना? ओरिजिनल मेटल की जगह पे नया चीज मिलेगा, या ओरिजिनल एटम्स की जगह पे नई चीज मिलेगी, तो सब्स्टिट्यूशनल। उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, ओरिजिनल चीज को अलग अलग से कुछ और रख दिया उसकी जगह पे। जैसे यहां पर कॉपर के अंदर जिंक डाल दिया है ना? ये तो आप लोग को आता ही है, कॉपर एंड टिन इज ब्रॉन्ज एंड कॉपर एंड जिंक इज ब्रास, पता है ना सबको? ये मैंने बताया था, ये लर्न कैसे करने का। जिंक ब्रॉन्ज में नहीं है और टिन ब्रास में नहीं है, ऐसे बताया था, याद होगा। ओके, हाँ, देन यू हैव इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी। उसमें क्या था? इंप्योरिटी आएगी बट वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी, वो खाली जगह में जाएगी, तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगी। जैसे कि आयन के अंदर कार्बन चला जाता है, या स्टील, मतलब बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल इन स्टील, आयन जो है वो नॉर्मल लैटिस पॉइंट्स पे है, और कार्बन के जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो बीच बीच में चले जाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील आपका जो बनता है नॉर्मल स्टील टाइप बन जाता है ना? इसको हम लोगों ने डी ब्लॉक के डिस्कशन में भी बोला था, डी ब्लॉक का डिस्कशन करते वक्त, कि अलॉयज बनते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट से, याद होगा सबको, है ना बच्चों? ओके, एंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या है? अगेन आपका डेफिनेशन है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का, मतलब एक्सप्लेन आएगा वो, डिफाइन नहीं, एक्सप्लेन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ऐसा वो पूछ लेगा। क्या होता है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अनदर काइंड, ये चेंज हो जाता है। मतलब जो आपका ओरिजिनल रेशियो था, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि NaCl में, फॉर एग्जांपल NaCl में सोडियम 1 होना चाहिए, क्लोराइड 1 होना चाहिए, ऐसा आपका ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन था, बट मैं बोलूं अब ये रेशियो हिल गया, फॉर एग्जांपल ये रेशियो हिल गया, इसका मतलब कि अब इसमें नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया। क्लियर हुई बात? मतलब 1:1 रेशियो मेंटेन्ड अगर नहीं रहा तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट आ चुका है, ऐसा है ना? इसमें भी 2 वेराइटीज हैं। मेटल डेफिशिएंसी, दिस इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कौन से मेटल्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ज्यादा करके? कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक के, आयरन, फेरिक फेरस, कॉपर, क्यूपरस क्यूपरिक, टिन, है ना? टिन तो डी ब्लॉक का नहीं है, बट ऐसे मेटल्स चाहिए जो ज्यादा करके आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। क्लियर है? तो अगर उनमें मेटल के पॉजिटिव आयन्स आर मिसिंग, metal के positive ions are missing and the charge is balanced by another metal atom having higher positive charge। जैसे अगर फेरस मिसिंग हो गया,
फेरस क्या हो गया, मिसिंग हो गया, और फेरिक आके उसको कॉम्पेंसेट कर ले, फेरिक आके क्या कर लेगा, उसको कॉम्पेंसेट कर लेगा, है ना। तो ऐसे केस में, हाँ, तो यहां पर ऐसा है, तो 3 फेरस की जगह पे 2 फेरिक चलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर ये रेशियो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, तो समझो 3 फेरस गए और 2 फेरिक नहीं मिला, तो पॉजिटिव नेगेटिव का गड़बड़ हो सकता है ना, चार्जेस बैलेंस नहीं होंगे, है ना। और अगर आपको 3 फेरस की जगह पे 2 फेरिक मिल भी गया, तो भी रेशियो 3:2 हो गया ना, तो स्टोइशियोमेट्री बिगड़ गई ना, है कि नहीं। तो इसलिए इसको हम लोग नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में काउंट करते हैं। अच्छा, एक और चीज नोट करना बच्चों, जरा छोटा सा एक पॉइंट, कि डेफिशिएंसी है तो क्या इसको वैकेंसी में भी बोल सकता था मैं, टेक्निकली इसको एक तरह की वैकेंसी बोल सकता था ना। यस, मिसिंग है ना, कुछ मिसिंग है, फिर कुछ नया आया, वो अलग बात है कि वो सेम ही एलिमेंट है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है ना। एग्जाम्पल उन्होंने दिया आपको निकल का ऑक्साइड, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, निकल का ऑक्साइड, NiO you expected 1:1 ratio, but what you actually get is Ni 0.97 and oxygen 1, मतलब निकल की जो वहां पे रेशियो है वो थोड़ी सी बदल जाती है। इज दैट क्लियर? यस। मेटल एक्सेस, एक में मेटल बहुत कम था, डेफिशिएंसी थी, दूसरे में कॉमन सेंस, क्या होगा, मेटल एक्सेस, यानी कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाएगा जो इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। एक में मेटल कम था, एक में मेटल ज्यादा हो गया, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए, ठीक है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल आपको यहां पर दिया हुआ, इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है इसमें जिंक एटम इज प्रेजेंट इन दी इंटरस्टिशियल स्पेस। अच्छा, मेटल एक्सेस में भी एक और वेरिएशन है, मेटल एक्सेस में भी एक और वेरिएशन है, जरा देखना क्या वेरिएशन है बच्चों। न्यूट्रल एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, मतलब कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठा है ना पार्टिकल, वो न्यूट्रल भी हो सकता था या फिर क्या हो सकता था, चार्ज भी हो सकता था। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। न्यूट्रल भी हो सकता था और चार्ज भी हो सकता था। अपन चार्ट जो है इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। मेक श्योर कि ये चार्ट को आप एज इट इज लिखकर प्रैक्टिस कर लो और लर्न कर लो। तो यहाँ पे आपके सारे हो गए डिफेक्ट्स खत्म, सारे टाइप के हमने डिफेक्ट्स कवर कर लिए। प्लीज मेक श्योर दैट यू लर्न द एग्जांपल्स आल्सो, ऑल द एग्जांपल्स आई मार्क्ड, ईच एंड एवरी एग्जांपल वी मार्क्ड हियर। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल भी था और ये आयन भी हो सकता है। ये तो नहीं, एफ सेंटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ये है कि NaCl का जो कलर है ये आपको डायरेक्ट MCQ में पूछता है। NaCl में एफ सेंटर डिफेक्ट आ जाएगा तो आपको वो कलर में क्या चेंज आएगा वो पूछेगा। एनायन वैकेंसी भी, मेटल का हमने मेटल डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस देख लिया, और अगर एनायन की वैकेंसी होगी तो एफ सेंटर होगा, ठीक है। उसको आप लोग एफ सेंटर बोलते हो, जिसमें vacant sites that were originally occupied by the anion, now they are occupied by the electrons, they are called F centers or color centers। तो इसकी वजह से कलर आ जाता है नॉर्मल कंपाउंड्स में भी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, चार्ज को बैलेंस करो, चार्ज वो बैलेंस कर लेता है, यस। हाँ, एफ सेंटर का तो ये सिर्फ एक MCQ पॉइंट याद कर लेना, यस, ओके। Now, electrical properties they have cancelled out from your syllabus, ठीक है। बट आपको बेसिक आइडिया तो है क्योंकि आपने फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, कंडक्टर पढ़ा है, ठीक है ना। प्लस मैंने भी इस चैप्टर की थियोरी पढ़ाते वक्त पूरा डिटेल में करवाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमने उस चीज को छोड़ दिया, अगर आपको शौक है तो आप उसको पढ़ सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड कर लेना। बैंड थियोरी पे ऐसे क्यों आ सकता है, बैंड थियोरी पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है। अगेन ये दिस इज समथिंग दैट यू स्टडी इन फिजिक्स, ऑलरेडी आप पढ़ते हो, बट मैंने उसको शॉर्ट में आपको ऐसे समझाया। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 बैंड होते हैं बच्चों, कौन से वाले, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड, यस, है ना। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से इजीली जंप मारेगा, तो क्या है वो कंपाउंड कैसा, वो सब्सटेंस कैसा है, कंडक्टर है। अगर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मीडियम रहेगा, थोड़ा मिडल में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को तुम अच्छी एनर्जी दोगे या अच्छा कुछ मोटिवेशन दोगे तो वो जाएगा,
तब वो सेमीकंडक्टर है, मतलब सर्टेन कंडीशंस में कंडक्शन करेगा। और अगर वो बहुत ही दूर है, वास्ट एनर्जी गैप है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी उस तरफ जा ही नहीं पाएगा, नो मैटर हाउ मच एनर्जी यू एंड अप सप्लाइंग, which means that the substance is an insulator. Is that clear? Good. So that is your electrical properties. Magnetic, again they have cancelled out everything. हाँ, तो मैग्नेटिक का उन लोगों ने पूरा कैंसिल किया हुआ है। मैंने यहां पर एन टाइप पी टाइप के शॉर्ट नोट्स लिख दिए हैं, जस्ट इफ यू वांट टू रीड। हाँ, मैग्नेटिक के ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने डी ब्लॉक में केमिस्ट्री में कवर की है, वहां से पूछेगा वो, ठीक है। बट सॉलिड स्टेट चैप्टर में मैग्नेटिक उन्होंने पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। आई एम बैंकिंग ऑन यू, आई एम ट्रस्टिंग यू ऑल बच्चों, कि आपने फिजिक्स में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर अच्छे से किए। हाँ, तो वो उसके ऊपर सॉलिड स्टेट चैप्टर पर डिपेंडेंट मत रहो, उधर आपने पूरा चैप्टर किया हुआ है फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, तो आपकी नॉलेज अच्छी है उसकी, ये मैं मान के चल रहा हूं, ये मैं भरोसा कर रहा हूं, है ना। चलो, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जरा क्वेश्चंस के डिस्कशन पे, कि कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब हर एक क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए, कहां पर मिलेंगे, क्या है, कहां पे मिलेंगे, कैसे आंसर्स है, ऑल दोस थिंग्स। अब मैं बताता हूं कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने, कौन से नहीं। एमसीक्यूज, पहली बात आपको सारे के सारे करने ही हैं, उसमें कोई डिलीटेड विलीटेड का ये मत देखो, ठीक है। एक आधा एमसीक्यू अगर कोई आ भी गया एक्स्ट्रा तो कर लो, ठीक है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसका आंसर क्या है वो लर्न कर लो, ओके। हम लोग फोकस करेंगे जरा शॉर्ट आंसर्स वगैरह पे, कौन से आपको स्किप करनी है। What are the types of particles in the main types of crystalline solids? ये मैंने आपको जो टेबल बोला रीड करो, उसमें डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये आपको करना है, ठीक है। Which of the three types of packing is the most efficient? सीधा आंसर है कौन सा है, which packing type is most efficient? FCC है, क्योंकि void space कितना है 26%, और इतना ही लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है भाई। अब ये मत बोलना सर क्या हम इतना ही लिखेंगे, हाँ इतना ही लिखना है। द मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ पैकिंग इज FCC वेयर 26% void space is there, खत्म। इज दैट क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट, फॉलोइंग पिक्चर्स शो population of bands for materials having different, classify them as metal, as insulator, semiconductor और metal। बताओ कौन कंडक्टर होगा, कौन सेमीकंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, किसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा है? पहला वाला क्या है, मेटल है, मेटल मतलब कंडक्टर है ना। ये वाला क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है। और ये वाला क्या है, सेमीकंडक्टर है। ये तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो बच्चों, है ना। ओके, तो दैट इज योर थर्ड आंसर। ओके, आई एम गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी वन, डोंट वरी, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, ट्रस्ट मी। आपका 1 मार्क कोई माइका लाल कोई एक आपका मार्क नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। चलो अगला, व्हाट इज द यूनिट सेल? किया हमने, क्या था, रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ यूनिट सेल, ठीक है ना। हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज विद टेम्परेचर एंड व्हाई? अगेन नाउ दिस इज टेक्निकली दिस इज पार्ट ऑफ फिजिक्स, राइट, कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर डिलीटेड, सो दिस दे विल नॉट आस्क यू। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये आंसर आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपको अगर ये क्यूरियोसिटी थी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसमें से ये कैंसिल करते जाओ। दिस इज रिप्रेजेंट्स द बैंड्स फॉर सिलिकॉन, लेबल द वैलेंस बैंड, द कंडक्शन बैंड एंड द गैप। क्या है ये, मजा कह रही, हाँ, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, नीचे वाला वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन गैप है, ठीक है। ये बैंड गैप है, क्या मतलब, बैंड गैप, सॉरी कंडक्शन गैप नहीं, बैंड गैप, है ना। मतलब ये क्या पूछने वाले क्वेश्चन है क्या ये, ठीक है। सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल, इलेक्ट्रिकली इट इज नॉन कंडक्टर, इट मेल्ट्स, इट्स मेल्ट कंडक्ट, वाह क्या मतलब भयंकर इंग्लिश। इट्स मोल्टन स्टेट, इट्स मोल्टन स्टेट, ऐसा लिखना होगा उनको, इट्स मोल्टन स्टेट, हाँ, मोल्टन फॉर्म। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड? इट्स एन आयोनिक सॉलिड ना, मेल्ट करने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक आइडिया है कि नहीं। तो आयोन्स दे रहा है ना, तो कैसा ये आयोनिक सॉलिड है, कैसा ये बच्चों,
आयोनिक सॉलिड है। क्यों? सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज आयोनिक सॉलिड की, हार्ड है, ब्रिटल है, ओरिजिनली नॉन कंडक्टर है, बट मेल्ट किया तो कंडक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? सिंपल। फ्यूजन, फ्यूजन बोलते हैं इसको, फ्यूज स्टेट। ठीक है। मेंशन टू प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू HCP एंड CCP लैटाइसिस। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देख लो जरा। दो प्रॉपर्टीज ऐसी चाहिए उनको जो HCP लैटाइसिस में भी होती है और CCP लैटाइसिस में भी होती है। तो क्या है ये HCP और CCP? HCP और CCP में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 12 है बच्चों, और पैकिंग एफिशिएंसी जो है ना वो कितनी है? 74% है। सिंपल, ये दो सिमिलरिटीज है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अगेन बिकॉज इट्स अ 1 मार्क आंसर, यू हैव टू गिव वेरी स्पेसिफिक आंसर्स। पूरा पूरा पोथा नहीं लिखना है इसमें, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड का स्केच बनाओ। कैसा दिखता है टेट्राहेड्रल वॉइड? ऐसा वाला डायग्राम है टेक्स्ट बुक में, सीधा सीधा टेट्राहेड्रल वॉइड का सीधा डायग्राम है, उठा के सिर्फ आपको स्केच बनाना है, मतलब आउटलाइन बनानी है भैया, आर्टिस्टिक शेडिंग वेडिंग करने नहीं बैठना है। अच्छा, और एक चीज बता दूं, बोर्ड एग्जाम में आपको कलर से, कलर पेन्स, कलर पेंसिल्स अलाउड नहीं है, रेड ग्रीन नहीं करना है। या तो ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन से पूरा पेपर लिखोगे, और पेंसिल यूज कर सकते हो डायग्राम बनाने के लिए। शेडिंग या ये सब करने की जरूरत नहीं है डायग्राम में। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है। इनके भी मार्क्स कटते हैं। अगर आपने अपने डायग्राम में कलर पेंसिल्स यूज कर ली गलती से, तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। कलर पेंसिल्स आर नॉट अलाउड, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ये कैंसल्ड है, मतलब डिलीटेड पार्ट में। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आता है, कैंसल्ड है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर, यस, अगेन यू विल गेट इट फ्रॉम टेबल 1.4। आपका जो टेबल है, डायरेक्टली उस टेबल में से जो 4 मैंने कहा था रीड करो, है ना, उसमें आयोनिक भी है, मॉलिक्यूलर भी है, उसमें से 4 पॉइंट उठाओ और यहां पर सीधा सीधा लर्न कर लो। इज दैट अंडरस्टूड? यस। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन FCC सेल। ठीक है। इसका मैंने आपको कैलकुलेशन करके पूरा थियरी में लिख के दिया हुआ है। FCC सेल में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? 1/8 into 8 करते हैं, ये 1 हो गया, और हाफ ऑन ईच फेस, और ऐसे 6 फेसेस है तो 3 हो गए, तो टोटल हो गया 4। यस, ऐसा कैलकुलेशन है, पूरा डिटेल में मैंने लिख के दिया हुआ है थियरी में। Then how are spheres of cubic close packed structures arranged in first layer and how are the successive spheres placed above this? ठीक है। ये अगेन जैसा HCP में पूछा था वही सेम, मैंने HCP के आंसर का आपको 3 पार्ट्स मार्क करवाया, याद करना। HCP के आंसर का 3 पार्ट मार्क करवाया हुआ है ना। वही HCP और CCP सेम है, क्यूबिक क्लोज पैक, उसी का जो 3 डायमेंशनल वाला है उसी को क्यूबिक क्लोज पैक बोलते हैं। सेम टू सेम आंसर है, बात समझ रहे हो? HCP का जो 3D वाला पार्ट है वही क्यूबिक क्लोज पैक है। क्लियर? वापस से सेम आंसर लिखना है। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब, मैंने ये ऑलरेडी लिख के भी दिया, आज रिवाइज भी करवाया है, पूरा डेरिवेशन लिख के दिया, मार्क भी करवाया हुआ है। कितना आता है वैसे पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूब का बच्चों? 52.4%। ये आपको पूरा अभी आज भी बताया कि कैसे पूरा डेरिवेशन लिखना है। ये हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है ना। तो कौन से आंसर करने हैं वो भी लिख रहा हूं, और कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी लिख देता हूं, मतलब स्टार मार्क भी कर रहा हूं। ठीक है। चल, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक? दिस इज एक्चुअली डिलीटेड बट यू कैन राइट फ्रॉम फिजिक्स, दैट इज फाइन। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट? अभी हमने रिवाइज किया क्या क्या उसमें होता है, डेंसिटी बदलेगी कि नहीं, मास बदलेगा कि नहीं, वो सारी चीजें आप देख लेना, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। देन सीसियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, सीसियम क्लोराइड CaCl crystallizes in cubic unit cell, chloride at the corners, cesium in the center. How many CaCl molecules are there in the unit cells? कितने मॉलिक्यूल्स हैं बताओ। तो भाई क्लोराइड कितने आपके पास कॉर्नर पे है, मतलब कि 1/8 into 8 है, मतलब कि क्लोराइड एक है, समझ रहे हो, इजी है। सीजियम आपका सेंटर में दिया हुआ है, मतलब एक ही है, बॉडी सेंटर क्यूब है ये, है ना। तो कितने मॉलिक्यूल हुए? CaCl का एक ही मॉलिक्यूल हो गया। क्या ये बात समझ में आई? बस ये आपको वर्ड्स में लिखना है बच्चों, ये आपको वर्ड्स में समझाना है कि अच्छा क्लोराइड एट द कॉर्नर्स मींस 1/8 into 8 मींस इक्वल टू 1, सीजियम एट द सेंटर मींस बॉडी सेंटर मींस 1, सो देयरफॉर CaCl का एक मॉलिक्यूल, खत्म, सिंपल। यू हैव अ न्यूमेरिकल, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल with edge length of 495 पिकोमीटर, ये न्यूमेरिकल है सीधा।
इसमें क्या फॉर्मूला यूज करोगे, रेडियस और एज लेंथ दिया a है ना, कितना है इसका रिलेशन क्या है, a बाय 2√2 या r का वैल्यू है a बाय 2√2 है ना। तो बस a की वैल्यू दी है, उसको 2√2 से डिवाइड करो, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, ये तो करना ही है, सॉल्व करना है, ठीक है। एंड ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड एज लेंथ। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले मोलार मास और डेंसिटी और उसका जो फॉर्मूला के साथ पूरा डेरिवेशन मार्क करवाया ना, ये वो वाला है, ठीक है। एज इट इज वो पूरा का पूरा डेरिवेशन लाइन बाय लाइन जो मैंने मार्क करवाया वो लिखना है, ठीक है बच्चों। नाउ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, बट न्यूमेरिकल्स पे जाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला लिस्ट है, उसको भी फटाक से रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर का सबसे छोटा फॉर्मूला लिस्ट है, क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर इज Zm अपॉन A क्यूब Na। ये भी रिवाइज करवा दिया आज ही, है कि नहीं। Z क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, हर एक का मैंने लिखा है यहाँ पे। Z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, M मोलर मास है, क्या बोलते हैं, A एज लेंथ है, Na एवोगाड्रो नंबर है, यस। टाइप ऑफ क्यूब, रेडियस, ये भले ही उन्होंने बोला डिलीट कर दो, बट न्यूमेरिकल्स में आपको काम आने वाला है, तो आप ये याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? भले ही फिर से बार बार कह रहा हूं, उन्होंने डिलीट करने को बोला, बट अपन डिलीट नहीं करने वाले, ओके। नाउ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक आई हैव copied here, pasted here and solved in detail every single question। हमने एक सवाल भी नहीं छोड़ा है, आपको पता है अच्छी तरह, और हर एक की डिटेल्ड लॉग कैलकुलेशन, डिटेल्ड मतलब डिटेल्ड लॉग कैलकुलेशन है ना। आपको करना क्या है, ये सारे न्यूमेरिकल जब आप ये चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो थियरी जैसा मैंने बताया वैसे आप करेंगे, और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप एक्चुअली बैठ के सॉल्व करेंगे विद द लॉग टेबल। गिन के 10 न्यूमेरिकल है, आपको आधा पौना घंटा से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सारे करने के लिए। फिर भी मैंने आपको सॉल्यूशन पूरा यहां पे लिख के दिया हुआ है, क्यों, कितने न्यूमेरिकल्स है इसमें टोटल, एक्चुअल न्यूमेरिकल तो 5-6 ही है, 4 से लेके 14 10 है, बट उसमें क्या है, व्हाट आर इंप्योरिटी डिफेक्ट, एक्सप्लेन विद डायग्राम, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। एक्चुअल न्यूमेरिकल गिन के 4 या 5 है, और 5 अलग अलग वैरायटी के हैं एक्चुअली। और मैंने आपको सॉल्यूशन इसलिए लिख के दिया बच्चों कि आप सिर्फ इतना भी कर लोगे, सिर्फ एज इट इज कॉपी पेस्ट भी कर लोगे ना, और प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके लॉग वैल्यूज सॉर्ट हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में क्या फॉर्मूला लग रहा है और क्या नोन है क्या अननोन है। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैंने रिकॉर्ड करके दिया है, प्लेलिस्ट में है, जहां पे मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ, आपको बता रहा हूं कि अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसा सोचना है, इसका ये सॉल्यूशन, यस। तो वो भी आप अपने रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज द लास्ट लेक्चर, आई थिंक 6th लेक्चर है वो, सॉलिड स्टेट के 6 लेक्चर है, 6th लेक्चर में ये है न्यूमेरिकल्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। एक बार वो जाके देख लेना, फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज करो, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जो जो मिस्टेक्स है टेक्स्ट बुक में मैंने वो भी यहां पे करेक्ट की हुई है, आई गेस आपको पता ही है ना। लास्ट पार्ट, लेट्स फिनिश दिस ऑफ, क्वेश्चन बैंक ऑफ केमिस्ट्री फॉर सॉलिड स्टेट, ठीक है। इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 3 मार्क आएंगे, विद ऑप्शन 5 मार्क आएंगे। मतलब आप ये मान सकते हो कि लॉन्ग आंसर इसमें से तो नहीं आने वाला है 4 मार्क का, एक एमसीक्यू और एक न्यूमेरिकल, या सिर्फ एक न्यूमेरिकल, या एक एमसीक्यू और एक एसएक्यू, ऐसा आएगा, थोड़ा दिमाग लगा लो, है ना, इतना ही आने वाला है, ओके। एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ मैं आपके साथ में यहां पर अभी शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें एमसीक्यूज के आंसर सीधे सीधे हाईलाइटेड है, सीधे सीधे एमसीक्यू के आंसर हाईलाइटेड है, तो आपको कुछ इसमें ज्यादा ढूंढना नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज दे हैव आल्सो गिवन द पेज नंबर फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट बुक फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन द एमसीक्यू। कैन यू सी दैट? सी द पेज नंबर्स आल्सो आर गिवन, एमसीक्यू के सारे आंसर है यहां पे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है, ये वो सारे क्वेश्चंस है जो हमने टेक्स्ट बैक में अभी ऑलरेडी डिस्कस किए, और इनके सारे आंसर्स मैंने आपको मार्क भी कराए, फिर भी मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूं आपके साथ,
फिर भी मैं एक बार क्या करूंगा, आपके साथ सारे गो थ्रू करूंगा कि आपको आंसर्स कहां पर है और मैंने क्या क्या मार्क करवाया हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एमसीक्यूज आप एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर भी एमसीक्यू में डाउट हो तो फिर मुझे बताना, मैं उसके भी सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा सॉल्व करके। जैसे अगर आपको 10th वाला ये एमसीक्यू है, सर ये 1.86 कैसे आया, पूरा सॉल्यूशन लिख के पोस्ट करूंगा, कोई टेंशन नहीं, आपको दे दूंगा, पोस्ट करूंगा दे दूंगा, है ना। तो ये देखो क्या फंड है, शॉर्ट आंसर्स का देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन फ्रेंकल डिफेक्ट, क्या ये हमने कवर किया? फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी बदलती है क्या? फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी बदलेगी बच्चों? नहीं बदलेगी, ये हमने ऑलरेडी लिखा है। और अगेन यहां पर आपको पेज नंबर दिया हुआ है, मतलब मैंने मार्किंग दी है लाइन में कि कौन सी लाइन में, और यहां पेज नंबर लिखा हुआ है, बस इससे ज्यादा क्या? अब क्या जाके पेपर लिख दूं तुम्हारे लिए? पता है, अच्छा इस पेज पे है ये लिखा हुआ है, तो वहां बस पेज खोलो पढ़ लो आंसर, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता ना रेडीमेड बच्चों। व्हाट आर द ब्रावे लैटिसेस ऑफ द ट्राई क्लिनिकल सिस्टम, मैंने आपको वो पूरा एक टेबल बोला मार्क करने, ठीक है, जिसमें से आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ नेम करने हैं, सिर्फ नेम, एंगल्स और ये सब लिखने को नहीं बोला है, देख लो जरा, सिर्फ नेम। ओके, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिलीटेड, प्रॉपर्टी कॉमन टू एचसीपी सीसीपी, सेम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, यस और नो, है ना। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, सेम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। ड्रॉ डायग्राम ऑफ बीसीसी, हमने जो डिराइव करने के लिए बीसीसी का डायग्राम ड्रॉ किया, हमने मार्क भी किया हुआ है, जो मैंने आपको बोला 3 सेट दिए थे, उसमें से सेंटर वाला सेट ड्रॉ करने का आपको, तो उसमें भी दिया हुआ है ड्रॉ डायग्राम। ओके, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड, क्या ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया बच्चों आपको? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का याद करो कितना है। फॉर n पार्टिकल्स नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज n। तो मुझे बताओ अगर n/2 पार्टिकल्स है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? n वॉइड्स होंगे। समझा कि नहीं समझा? ये तो डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी लैटिस कितना होता है? अब बोलोगे सर कितना होता है भाई? 32% होता है। बीसीसी में 68% पैकिंग होती है, 32% एम्प्टी स्पेस यानी कि वॉइड स्पेस होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको आंसर्स? यस, ओके। टोटल वॉल्यूम इज दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। न्यूमेरिकल है, क्या करोगे? टोटल वॉल्यूम यानी कि ए क्यूब दिया हुआ है ना, और सिंपल क्यूब दिया है, सिंपल क्यूब दिया है, तो इसका 52 पॉइंट, जो ये जो भी वैल्यू दिया है इसका 52.4% ऑक्यूपाइड है। यस और नो? आपको ये फंडा देखना है, 52.4% ऑफ ए क्यूब आपका ऑक्यूपाइड है, दैट विल बी आंसर। मतलब सिर्फ 52.4 से मल्टीप्लाई करना है, मजाक है यार। हाँ, अगर आप देखोगे, आप रफली देख सकते हो, आधा है 6.87 का 3.57 आधा ही है ना, रफली 50%। कोई बच्चा भी, मतलब स्कूल का बच्चा भी बता देगा। समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमसे इस चैप्टर के? यस, बढ़िया। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सीधा निकाल लोगे आप, फॉर्म्ड इन 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग HCP स्ट्रक्चर। अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक FCC है बेसिकली, 0.5 मोल बोला है, मतलब एवोगैड्रो पार्टिकल्स के हिसाब से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, सीधा सीधा है ना। 0.5 मोल मतलब हाफ ऑफ एवोगैड्रो नंबर बच्चों, और हाफ ऑफ एवोगैड्रो नंबर, जितने पार्टिकल उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आंसर आ गया, सिंपल इजी। अपॉन 2, बस 6.022 को डिवाइड बाय 2 किया, आंसर आ गया एवोगैड्रो नंबर का आधा। यस, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो स्टार मार्क कर रहा हूं, एटलीस्ट जैसे कि लास्ट दिन, एग्जाम के दिन क्या रिवाइज करना है, स्टार मार्क वाले करने है ना, ये आएगा क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, डायरेक्टली आपको मालूम ही है। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक। इनमें से कौन मॉलिक्यूलर है, कौन कोवैलेंट है, कौन आयोनिक है, कौन मेटालिक है? लेड क्या है? मेटालिक है। MgF2 क्या है? आयोनिक है। SO2 क्या है? मॉलिक्यूलर है। और क्वार्ट्ज क्या है? कोवैलेंट, कोवैलेंट है। सिंपल, कितना इजी, राइट? ये हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, तो हमको 2 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है।
फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन एन एफसीसी यूनिट सेल। प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट डिलीटेड। हाँ, एफसीसी यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम्स चाहिए अपने को, ये है। डिलीटेड क्या था? परसेंटेज 74% वाला, वो कैंसिल किया उन्होंने, है ना। इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया था आपको दिखाया था। तो इसमें आप क्या करोगे, आंसर लिखते वक्त डायग्राम बनाओगे, पहले तो बेसिक एक डायग्राम बनाओगे और एक्सप्लेन क्या करोगे। ईच कॉर्नर हैज 1/8 पार्टिकल, तो कॉर्नर के टोटल कितने? 1। ईच फेस हैज हाफ पार्टिकल, 6 फेसेस है, हाफ इंटू 6 3, मतलब टोटल कितना हुआ? 4। सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी था, टेक्स्ट बैक में से उठा के दिया, यहां पे देख लो। ओके, एक्सप्लेन विद डायग्राम वैकेंसी डिफेक्ट। बहुत इसके बारे में डिटेल में बात की आज, ठीक है, पहले भी कर चुका हूं, आज भी बात की डिटेल में। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है इसके बारे में प्लीज रिमेंबर। वैकेंसी डिफेक्ट इन जनरल पूछा है, सिर्फ शॉर्ट की नहीं पूछा है, वैकेंसी डिफेक्ट पूछा है इन जनरल, है ना। तो स्टोइशियोमेट्रिक में जो पहला वाला है ना वैकेंसी डिफेक्ट, उसके बारे में वो पूछ रहा है। ओके, देन अगेन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या करेंगे आप, क्या क्या दिया हुआ है, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। आपको डेंसिटी दी है, मतलब रो दिया है बच्चों, 0.3 ग्राम दिया, मतलब मास दिया हुआ है ना। यूनिट सेल एज लेंथ यानी कि ए दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी है, जहां पर आपको मास भी दिया है, डेंसिटी भी दिया और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी दिए हुए, यानी एज लेंथ भी दिया हुआ। सॉरी, सिमिलर क्वेश्चन देख लो, एज लेंथ दिया है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन दिस गिवन वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम दिया, वहां मास दिया हुआ है, सिंपल, ठीक है ना। फंडा पूरा का पूरा आप सेम यूज करेंगे। आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, फिर से एक बार देख लेना, आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछ रहा है, देख लो, है ना। सेम फंडे आप यूज करेंगे, सेम टू सेम आपका एक ही इक्वेशन है जो यूज होगा। अगेन आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आपसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द यूनिट सेल एज लेंथ इफ द डायमीटर ऑफ इट्स एटम इज 1। इतना मजाक, मतलब रेडियस दिया है, ए पूछ रहा है, बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या है, √3/4 ए, खत्म, इजी डायरेक्ट फॉर्मूला। यस बच्चों, यस। कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी लैटाइस, आज ही किया हमने डिराइव पूरा 68%, अभी से हमने डेरिवेशन उसका लिखा है, जस्ट मेक श्योर कि उस डेरिवेशन के साथ आप डायग्राम भी बना दे। एचसीपी का क्रिस्टल लैटिस का मैंने आपको आंसर आज पूरा का पूरा मार्क करके दिया 3 पार्ट्स में, भूलना मत। टेक्स्ट बुक में भी सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एफसीसी स्ट्रक्चर, यानी कि जेड की वैल्यू क्या है, 4। यूनिट सेल की एज लेंथ यानी ए दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलार मास इफ डेंसिटी इज दिस। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ही फॉर्मूला है भाई, Zm/A³ Na। तुमको क्वेश्चन में Z दिया है, मोलार मास पूछा है, डेंसिटी दी है, हाँ, A³ A दिया हुआ है, Na तुमको मालूम है, मतलब मजाक चल रहा है क्या, एक अननोन है वो ढूंढ लो, है कि नहीं। फिर भी आंसर नहीं मिला तो I'll give you the solution. Yes? Why I'm not solving these 3-4 questions? I'm not solving numericals के, because कुछ तो होना चाहिए ना जो आप खुद से अटेम्प्ट करो यार, हाँ, फिर वो भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ओके, देन यूनिट सेल ऑफ सोडियम इज बीसीसी, डेंसिटी इज 0.97, फिर से वही है यार, हाँ। रेडियस क्या है इफ द मोलर मास इज गिवन, मोलर मास इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन, बीसीसी यानी जेड इज गिवन, उसमें से ए निकाल लोगे, एज लेंथ, और एज लेंथ से रेडियस निकाल लोगे, एज लेंथ और आर का रेशियो तो आपको मालूम ही है। अब वही है ना, अगर आप ये इसमें ये फालतू आर्ग्यूमेंट लेके बैठोगे कि नहीं सर वो रेडियस का टेबल तो कैंसल्ड था, तो मैं एक हाफ सॉल्व करूं क्या क्वेश्चन का, दूसरा हाफ सॉल्व ना करूं, ये तो स्टूपिड हो गया ना, राइट। उसको क्वेश्चन पूछना है तो वो ये क्वेश्चन डाल देगा बोर्ड्स में, फिर आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि ये डिलीटेड था, आधा डिलीटेड था, वो उन्होंने गधापना की है, तो अपन इतना नहीं उसमें सोचने का, अपनी पढ़ाई अपन करने का, सही है ना। चलो, हाउ आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्लासिफाइड, आज मैंने डिफेक्ट्स की पूरी क्लासिफिकेशन आपको चार्ट फॉर्म में दे दी, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को मैंने बार बार सब जगह लिखा है, क्या, ड्रॉ द डायग्राम। मेटल डेफिशिएंसी किसका टाइप था, मेटल डेफिशिएंसी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का एक टाइप था, है ना, और उसमें भी 2 वैरायटी थी, भूलना मत, एक न्यूट्रल वाला और एक आयन वाला। तो दोनों के डायग्राम आपको बना के, क्योंकि 3 मार्क का है ना, तो दोनों के डायग्राम बना के आपको समझाना।
मैंने मार्किंग उसकी प्रॉपरली की हुई है, प्रॉपर आपको मार्किंग मिली हुई है, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक आर कैंसिल, मैग्नेटिक पूरा कैंसिल किया हुआ। देन यू हैव व्हाट आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, एक्सप्लेन विद डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। मैंने कहा एफ सेंटर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स इज द बिगर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, where you have to define it, classify it, and then write like small 2 lines about F center. तो F center basically anion defect, anion deficiency defect है, जहां पर anion चला जाता है, इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसकी वजह से कलर आता है, ठीक है ना। अगेन उसकी मार्किंग मैंने आपको दी हुई है, वहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, देन यू हैव गिव द क्लासिफिकेशन। यस, क्लासिफिकेशन में क्या लिखेंगे, पूरा चार्ट फॉर्म अगेन ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट्स, उसमें सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी हमने डिस्कस किया, solid solutions of metals and vacancy through aliovalent. No, this is not part of your, ऐसा कुछ है ही नहीं पूरे चैप्टर में, मतलब है एक्चुअली एलियोवैलेंट कैटायंस, मतलब वो जो कैटायंस जिनमें जो वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं ना, हाँ उसको एलोवैलेंट बोलते हैं, ये लोग ने एलियोवैलेंट, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं है ना। तो ये वो वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों को ये वर्ड भी नहीं पता होगा कि क्या है इसका मतलब, वो वेरिएबल वैलेंसी वाले जो कैटायंस होते हैं उसका भी डिस्कशन हमने ऑलरेडी आज रिवीजन में कर लिया। वेरिएबल वैलेंसी वाले कैटायंस के सारे पॉइंट जो जो मैंने मार्क किए हैं, अगेन मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पेज में कौन सा पॉइंट आंसर में आना चाहिए मार्क करके दिया है। मेक श्योर कि वो सारे पॉइंट्स उस आंसर में आए। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, एंड लास्ट इज जो मैंने कहा था कि इट इज पार्ट ऑफ LAQ, द डेरिवेशन है ना। This last question, see it's there in your question bank also. Derive the relationship between density, molar mass and edge length. मतलब वो जो मेन फॉर्मूला था हमारा D is equal to Zm upon A cube Na, उसमें सारा कुछ आ गया। And explain how you will calculate the number of particles and number of unit cells in X gram of metal. ये चीज जो है वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में मैंने आपको कहा सिर्फ रीड कर लो, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं उसको कि क्या लिखना है इसमें। पेज नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन X ग्राम ऑफ मेटल। मोलार मास M में हमेशा Na नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं क्योंकि वो 1 मोल होता है, मोलार मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, है ना। तो X ग्राम में क्या होंगे, X इंटू Na/M, है ना। अगर M ग्राम में Na नंबर ऑफ पार्टिकल है तो X ग्राम में कितने हुए, तो वो क्वेश्चन मार्क क्या है, X इंटू Na/M, बरोबर है ना, सॉरी बाय M, ऐसा क्या बोलोगे, ठीक है। तो X ग्राम में इतने पार्टिकल हो गए। सब्स्टिट्यूशन ऑफ M को सब्स्टिट्यूट करो, कहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे M को, वही फॉर्मूला, करेक्ट, डेंसिटी इज Zm अपॉन A क्यूब Na, विच मीन्स M इज डेंसिटी इंटू A क्यूब अपॉन Na इंटू Z, बरोबर है ना। तो Na क्या हो जाएगा, Na कैंसल हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन X ग्राम हो जाएगा सीधा सीधा XN अपॉन रो A क्यूब, सिंपल है ना। ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ दैट स्मॉल डेरिवेशन है। तो पहला पार्ट तो ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया, जो हमने फॉर्मूला था वहां तक, और ये छोटा सा एक पार्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसी फॉर्मूला में से सब्स्टिट्यूशन करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। इज दैट अंडरस्टूड फॉर ऑल? प्लीज लेट मी नो yes or no. Okay, I think that was the last question of your question bank, if I'm not wrong. Yes, that was the last question. So we have covered everything about solid state. Just 2-3 numericals and a few MCQs from the question bank I want you to attempt on your own, बच्चों। वो भी अगर आपसे नहीं बने तो मुझे बता दो, तो मैं आपको उसमें हेल्प जरूर कर दूंगा, बट आई वॉन्ट एटलीस्ट वो कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। बाकी हर एक चैप्टर का हम ऐसा पूरा का पूरा डिस्कशन लेने वाले हैं, ठीक है, जहां पर एवरीथिंग विल डिस्कस व्हाट टॉपिक्स टू स्टडी, व्हाट टॉपिक्स टू डिलीट, एंड आई थिंक हाँ मैंने यहां पर आपका डिलीटेड नॉन इवैल्यूएटिव भी इसी में डाल दिया है ना। तो आपको कोई इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि मैं क्या चेक करूं, क्या देखूं, क्या नहीं देखूं, क्वेश्चन बैंक भी इसी में डाल दिया है। तो एक PDF है, यही आपकी बाइबल है, इसी को आप पढ़ने वाले। टेक्स्ट बुक का भी सारा मार्किंग, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी इसी में हैं, सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन भी इसी में है, और डिलीटेड नॉन डिलीटेड फलाना ढिमचा सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस।
तो आप क्या करो कि आप डेली एक चैप्टर उठाओ, ये पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूं, ये पीडीएफ अभी का अभी मैं आपको साथ में इसमें दे रहा हूं, और आप एक चैप्टर उठाओ, उसको पूरा अच्छी तरह गो थ्रू करो। ट्रस्ट मी, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 2 आवर्स। वाई? बिकॉज आपने 2 साल से झक नहीं मारी है, आपने पढ़ाई की है, ठीक है ना। ट्रस्ट योर सेल्फ अ लिटिल, थोड़ा तो खुद की इज्जत कर लो। हाँ, तुम लोग ऐसे अज्यूम करते हो सर मेरे को तो कुछ ही नहीं आता, ऐसे नहीं हो यार, इतने गधे नहीं हो यार, मैं ऐसे तुमको प्यार से बोलता हूँ गधे गधे बच्चों। हाँ, तो तुमको आता है तो क्या करो कि लेके बैठो और खुद से ये कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ यार दिस आई नो, मैंने ये लर्न किया हुआ है, ये मुझे आता है, ये रिवाइज कर रहा हूं मैं। और लर्न करने के बाद में उस चैप्टर के जो क्वेश्चन बैंक के टिपिकल क्वेश्चंस जो मैंने बोले ना, आधे घंटे बैठ के उनको रफ में फटाफट सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा मेरे से ये क्वेश्चंस बन रहे। इज दैट क्लियर? है ना। ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर कवर करते जाओगे तब जाके आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री, है ना। तो सारी जो टेंशन है केमिस्ट्री को लेके वो छोड़ दो, वो मेरे पे छोड़ दो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं पहले से कहते आ रहा हूं, आई विल मेक श्योर दैट योर बोर्ड्स का प्रिपरेशन इज एकदम कड़क, ठीक है ना। तो कुछ भी उसमें अपन लीकेज पॉइंट्स नहीं छोड़ने वाले। सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना फॉलो करो ढंग से। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।